नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां पर दोस्तों बिहार सरकार और हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बीच में सहमति बन गई है 3 एयरपोर्ट्स एक्सपेंशन को लेकर। और अभी इसके लिए आप कह सकते हैं कि बिहार का गया एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट, इन तीनों को और बेहतर बनाया जाएगा। तो दोस्तों वन बाय वन इनके बारे में आपको मैं बताऊं तो पटना एयरपोर्ट का रनवे 300 मीटर के आसपास एक्सपांड किया जाएगा। इसके साथ साथ एक सिंपल अप्रोच लाइटिंग सिस्टम भी यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे इस एयरपोर्ट की ऑपरेशनल सेफ्टी और कैपेसिटी इंप्रूव हो पाएगी। 49 एकर्स ऑफ लैंड इसके लिए चाहिए होगी, जो बिहार सरकार जल्द इनको हैंड ओवर कर देगी। गया एयरपोर्ट पर भी रनवे का एक्सपांशन होगा और इसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट जल्दी लैंड हैंड ओवर करेगी। सिमिलरली दरभंगा एयरपोर्ट को तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अपग्रेड किया जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले 12,000 फीट से इसका रनवे एक्सपांड होगा। 90 एकर्स ऑफ लैंड इसके लिए चाहिए होगी और अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर इसके लिए भी लैंड ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके बाद आपको धीरे धीरे यहाँ पर काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर वर्ली जेटी का रिडेवलपमेंट प्लान अभी फिलहाल आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी डिसाइड ये किया गया है कि इसको एक डेडिकेटेड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट हब में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। दोस्तों वर्ली जेटी को सेटअप किया गया था मुंबई कोस्टल रोड के कंस्ट्रक्शन के दौरान, और उसमें डिसाइड ये किया गया था कि एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होगा जो कि मुंबई कोस्टल रोड के बन जाने के बाद डिमोलिश कर दिया जाएगा। पर क्योंकि इसके यूज केसेस काफी ज्यादा है, तो मुंबई कोस्टल रोड बन जाने के बाद भी डिसाइड ये हुआ कि इसको ऐसे ही रखा जाएगा और फिर इसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। इसको लेकर कई सारे प्लान सामने रखे गए थे कि कौन कौन सी चीजों में इसको बदला जाए, लेकिन अब डिसाइड ये हुआ कि इसको एक वाटर मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाएगा, जहां पर आगे चलकर मुंबई वाटर ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बन सकता है। इसके अलावा एक हेलीपैड भी यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो इसका इस्तेमाल होगा ही होगा, साथ ही साथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी फिलहाल कंसल्टेंट वगैरह को हायर करने के लिए यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। एक बार जब मास्टर प्लान तैयार होता है तो हमें और चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्त अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील और पोस्को के द्वारा मिलकर एक नए स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि स्टील प्लांट को लेकर फाउंडेशन वगैरह रख दिया गया है। तो दोस्तों इस स्टील प्लांट को लेकर ऑलमोस्ट पिछले 2 दशकों से बात की जा रही थी, लेकिन ये काम कभी आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर अंदर इसको लेकर जो कोशिशें की गई हैं, उसके चलते अब ये प्लांट यहाँ पर बन पाएगा। स्पेसिफिकली उड़ीसा के जगतपुर सिंह डिस्ट्रिक्ट के ढिंकिया विलेज में बनकर तैयार होगा और अपने यहाँ में स्टील प्लांट के 5 कंपोनेंट्स होंगे, पैलेट 1 और पैलेट 2, स्टील 1 और स्टील 2, जबकि एक जेटी भी यहाँ पर तैयार होगी। 13.2 मिलियन टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी। पहले प्लान ये बनाया गया था कि 65,000 करोड़ रुपीस की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी, पर क्योंकि स्टील प्लांट के साथ साथ 900 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट, 10 बिलियन टन पर एनम की एक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट, एक कैप्टिव जेटी और एक आयरन और स्लरी पाइपलाइन भी सेटअप की जाएगी, तो इसी के चलते अब इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी गई है, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी। और ओवरऑल इसके चलते आपको थाउजेंड्स ऑफ नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहाँ पर दोस्तों वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी कोलकाता के अंदर 16 साल पुरानी मेट्रो लाइन को भी रिवाइव कर दिया गया अथॉरिटीज के द्वारा, क्योंकि इसको लेकर रेल विकास निगम लिमिटेड और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में बातचीत स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों जिस मेट्रो लाइन की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उसे पिंक लाइन कहा जाता है, जिसका प्रपोजल ऑलमोस्ट 2010 के आसपास सामने रखा गया था, लेकिन क्योंकि जिस रोड पर इसको बनाया जाना था वहां पर कई सारी अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइंस थी, तो उसी इशू के चलते काम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। पर अभी आरवीएनएल और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए तैयार है और इसी को लेकर बातचीत भी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत जल्द उनके द्वारा एक सोल्यूशन यहाँ पर ढूंढा जाएगा इस मेट्रो लाइन को बनाने के लिए, और अगर ये बनती है, जिसकी काफी हाई चांसेस है, तो 12.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और स्पेसिफिकली बैरकपुर से 12 नगर के बीच में बनकर तैयार होगी। और अभी क्योंकि बातचीत इसको लेकर स्टार्ट हो चुकी है, तो आगे चलकर इसको लेकर कई सारी अपडेट्स आएंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ भी शेयर करता रहूंगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेलवेज की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेट अभी कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए तैयार है, क्योंकि रेल बोर्ड के द्वारा इसके कमर्शियल ऑपरेशंस को लेकर अप्रूवल दे दी गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन काफी लंबे समय से तैयार हो चुकी है। काफी लंबे समय से इसकी टेस्टिंग वगैरह की जा रही थी हरियाणा के अंदर 89 किलोमीटर के जिन सोनीपत सेक्शन के ऊपर, और अभी लंबे समय से इसके लिए जो ट्रायल्स चल रहे थे वहां पर ये पाया गया है कि अब ये कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए तैयार है। 10 कोच का ये ट्रेन सेट है, जिसे 1200 किलोवाट के हाइड्रोजन फ्यूल सेल के साथ रेट्रोफिट किया गया है। 75 kmph के आसपास इसकी टॉप स्पीड बताई जा रही है। एक राउंड ट्रिप में 2600 के आसपास पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और क्योंकि आरडीएसओ वगैरह की अप्रूवल भी पहले ही आ चुकी है, तो होपफुली आप देखेंगे कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसे लॉन्च किया
दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों एमएसएमई के लिए आंध्र प्रदेश सरकार काफ़ी बड़े स्केल पर काम कर रही है और अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा 38 और एमएसएमई इंडस्ट्रियल पार्क्स को लेकर फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इलेक्शंस के दौरान प्रॉमिस किया गया था कि वो हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एटलीस्ट एक एमएसएमई इंडस्ट्रियल पार्क को सेटअप करेंगे, यानी कि अराउंड 175 के आसपास एमएसएमई इंडस्ट्रियल पार्क्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो उसमें से अभी 100 पार्क्स को लेकर फाउंडेशन वगैरह रख दिया गया है 2 अलग-अलग फेजेस में। ये ओवरऑल तीसरा फेज था जहां पर 38 और एमएसएमई इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए फाउंडेशन रखा गया है और अगर इन्हें प्रॉपर्ली आंध्र प्रदेश सरकार तैयार करती है तो थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट न्यूक्लियर पावर को लेकर है, जहां पर दोस्तों एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा न्यूक्लियर पावर को लेकर सर्वे और इंस्पेक्शन वगैरह स्टार्ट कर दिया गया है अलग अलग स्टेट्स के अंदर और अभी फिलहाल उन्होंने इसके लिए 4 स्टेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है। तो दोस्तों एनटीपीसी 30 गीगावाट की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को डेवलप करने में लगी हुई है और इसके लिए ऑलमोस्ट 14 के आसपास स्टेट्स उन्होंने शॉर्टलिस्ट की हैं, जहां पर लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की जाएगी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को तैयार करने के लिए और उन्हीं में से अभी 4 स्टेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये 4 स्टेट्स आती हैं। चारों स्टेट्स के अंदर भी कई सारी साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लेकर और अभी उन सभी साइट्स को लेकर सर्वेस और इंस्पेक्शन वगैरह स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर देखा जाएगा कि एग्जैक्टली कौन कौन सी लोकेशंस पर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सेटअप किया जा सकता है और सर्वे में जिस भी लोकेशन को सूटेबल पाया जाता है वहाँ पर आपको ये प्लांट्स बनते हुए दिखाई देंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रेलवेज ने मुंबई के अंदर एक मेगा डिमोलिशन ड्राइव स्टार्ट कर दी है रेल ट्रैक्स के अलोंग और इसके अंतर्गत होगा ये कि मुंबई के अंदर रेल ट्रैक्स के अलोंग जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको हटाया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये काम स्पेसिफिकली मुंबई के अंदर वेस्टर्न रेलवे के नेटवर्क पर किया जा रहा है। अभी फिलहाल गोरेगांव और मुलुंड के बीच में काम स्टार्ट हुआ है, जहां पर सबअर्बन रेल लाइंस का एक्सपेंशन पेंडिंग है इन इलीगल इंक्रोचमेंट्स के चलते। 1500 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड यहाँ पर क्लियर की जा रही है इंक्रोचमेंट से, जहाँ पर 60 के आसपास स्ट्रक्चर्स को रिमूव किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मेगा डिमोलिशन ड्राइव है, तो इससे पहले बांद्रा ईस्ट के अंदर भी 500 के आसपास स्ट्रक्चर्स को हटाया गया है और इसी तरह से आगे चलकर मुंबई की जो और दूसरी रेल लाइन्स हैं स्पेसिफिकली सबअर्बन कॉरिडोर्स के लोग वहां पर जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको 1 बाय 1 हटाया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर दोस्तों जापानीज कंपनी टोयोटा के द्वारा कर्नाटका की क्वीन सिटी के अंदर एक बिजनेटल हब सेटअप की जाएगी और इसके लिए उन्होंने 1200 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है। तो दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट को लेकर उन्होंने कर्नाटका सरकार के साथ में बातचीत स्टार्ट कर दी है और जो फैसिलिटी उनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली सेटअप की जाएगी उसके लिए कर्नाटका सरकार इनको 300 एकर्स ऑफ लैंड एलोकेट करेगी। इस फैसिलिटी में व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और एडवांस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स ये प्रोड्यूस करेंगे। एक बार ये तैयार होती है तो 200 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों उन्नाव इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर का काम अभी आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसके लिए हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा क्लियरेंस दे दी गई है। तो दोस्तों आप जानती हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे के अलाउंग यूपी सरकार स्पेसिफिकली यूपी .27 के आसपास इसी टाइप के क्लस्टर्स को तैयार कर रही है और उसमें से एक क्लस्टर उन्नाव के अंदर भी बनकर तैयार होगा, जो इनफैक्ट इसके पहले फेज का हिस्सा होने वाला है, जहां पर 12 क्लस्टर्स तैयार हो रहे हैं। ये वाला स्पेसिफिक क्लस्टर 135 हेक्टेयर्स के एरिया में फैला होगा और उन्नाव के कुल मिलाकर 2 विलेजेस में इसके लिए लैंड एक्वायर की गई है। इसमें से 75 हेक्टेयर्स के एरिया में प्लॉट्स तैयार किए जाएंगे, 24 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया ग्रीन बेल्ट के लिए होगा, जबकि बाकी एरियाज में रोड, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज आपको बनती हुई दिखाई देंगी। 450 करोड़ रुपीस की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी और अगर ये प्रॉपर्ली तैयार हो जाता है तो इसके चलते 19,000 के आसपास जॉब जनरेट हो पाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।